नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होते हैं उनको हम दूर करते हैं। साथ के साथ एग्जाम में किस तरीके से वहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं उन सबको हम यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसी कड़ी में आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों, वो रहेगी अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। पूरी क्लास का नाम जो है वो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएगा। वैसे अल्कोहल विड्रॉल के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। AWS भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमने टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है वो 1 जनवरी 2025 से की थी। तब से लेके आज तक हम कंटिन्यूस जो है वो रोज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको टीएनसी बुलेट सीरीज की क्लासें कैसे मिलेगी, उसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल में जाना है। यूट्यूब चैनल में जाने के बाद में आपको वहाँ पे जो है वो प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे बुलेट सीरीज देखने को मिलेगा। वहाँ पे ये सारी क्लासेज है और ये सारी क्लासेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट पढ़ने वाला है, या मैं तो कहूँ कि जो सिर्फ नर्सिंग की अभी शुरुआत कर रहा है, उनके लिए तो ये क्लासेस रामबाण है। बाकी जिन्होंने को अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आप वहां पे जाके जो है वो ये क्लासें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। इससे आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम को फाइट करने में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हम अब आगे जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे वो सारे के सारे इन्हीं के बेस्ड होंगे। ठीक है, तो उनको हम जो है वो शॉर्ट आउट करेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम इनको कंप्लीट करेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज है, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज है कि आपको वो बेसिक क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, तो उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। रट लोगे, कितने क्वेश्चन को रट लोगे? 2 क्वेश्चनों को, 100 क्वेश्चनों को, 2000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, कितने का आप रट पाओगे? हर क्वेश्चन तो रट नहीं पाओगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कंसेप्ट क्लियर तभी हो पाएगा जब आप बेसिक चीजों से शुरुआत करोगे तो। और वो बेसिक ही हमने जो है वो यहाँ पे शुरू की है। क्लियर है? तो दोस्तों चलते हैं आगे। अब मेरी तरफ से आपको सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आप इनके नोट्स जो है वो जरूर बनाइएगा। जब मैंने क्लास शुरू की थी तब भी मैंने बताया था, बीच बीच में क्लास में भी मैं बताता रहता हूँ कि रोज अगर हम नोट्स बनाएंगे तो हम जो है वो हमारे पास में काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और बुलेट सीरीज पे हमने बहुत मेहनत की है, हमारे पूरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है कि क्यों हम इसको 7 बजे लेके आए। चाहते तो हम इसको रात को भी लेके आ जा सकते थे, 9 बजे भी लेके आ सकते थे, लेकिन 7 बजे हमने इसलिए लाए दोस्तों कि एक्चुअली क्या होता है कि सुबह का अगर दिन अच्छा चला जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है हमारे पास में। तो सुबह सुबह अगर हम 7 बजे क्लास ले लेते हैं तो आगे हमारे पूरा दिन अच्छा जाएगा। हमने सही तरीके से उस दिन का सही यूटिलाइजेशन ले लिया है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो सुबह 7 बजे रखा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 7 बजे रखा, आपको पसंद भी आया। बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट करके बता भी रहे हैं, कहते भी हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट भी हुआ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, यही मेरे लिए जो है वो सबसे अच्छा रिवार्ड है। आपने बोल दिया, इतना बहुत है। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास रहेगी हमारे पास में अल्कोहल विड्रॉल, या हम कह सकते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो है वो इसमें बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन निकल के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन निकल के आएगा। ट्रिक इन द सेंस कि विड्रॉल सिम्टम्स से होने वाली विटामिन की जो हो कौन सी डेफिशिएंसी होती है, या कौन सा विटामिन जो हो विड्रॉल सिम्टम्स में दिया जाता है, या फिर पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा जो है वो डिलेरियम देखने को मिलता है, एंड इसके अंदर कौन सी एंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है। मतलब बड़ा ही अटपटा और ट्रिकी टाइप से, और वो ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन वही बच्चे सोल्व कर पाएंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर है, या जिन्होंने ये क्लास अच्छे तरीके से देख रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट करते हैं, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है, वहां से लेके किस तरीके से उसको हम सोल्व कर सकते हैं, वहां तक उसका हम पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, तो वहां से लेके वहां तक पूरा चीज जो है वो लेके आते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आगे, स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। क्या क्या चीजें होती है सब चीजें बताएंगे। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं उनके बारे में भी हम बताऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट भी लिखवाऊंगा। एक टीचर का बेसिकली कार्य क्या होता है भाई? नॉलेज तो हर जगह है आजकल दोस्तों। चैट जीपीटी हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक भी मान लो, देन उसके बाद गूगल मान लो, नॉलेज सब जगह है।
बात ये होती है कि वहां पे हमें क्या पढ़ना है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है, वो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ले लेते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से, AWS, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम की क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये क्लास बेसिकली किसके ऊपर जो है वो निर्भर रहती है। तो दोस्तों, जो क्रोनिक एल्कोहल पर्सन होता है, जो लगातार रोज पीता है, ठीक है, अब रोज पीता है तो रोज पीने के बाद में मान लो वो दारू छोड़ना भी चाहे, ठीक है, या फिर मान लो घर वालों ने उसको पकड़ के रख दिया और दारू छुड़वाने के लिए जो है वो उसको पकड़ लिया, या उस पर निगरानी रख दी, बंदी से ज्यादा लगा दी, ठीक है, तो उसको उससे हटाने के लिए जो चीज की, उसके बाद में दारू छूटती नहीं है। अगर आपने एक दो बार पिए तो अलग बात है, लेकिन अगर क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन आप कर रहे हो तो फिर दारू जल्दी से छूटती नहीं है। और दारू जल्दी से छूटती नहीं है तो उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें होगी, उसको हम बोलेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। यानी कि अल्कोहल छोड़ने के बाद या अल्कोहल छोड़ने में हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, उसको हम पढ़ेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, और उसको हम किस तरीके से फतेह कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर विजय पा सकते हैं, उन सबको लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले आएगा अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, AWS, तो शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास में AWS बार बार आएगा, वो हमारे पास में अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के नाम से ही जाना जाएगा, या अल्कोहल विड्रॉल भी कई जगह जो है वो दिया हुआ आता है। तो दोस्तों, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम इज ए सेट ऑफ सिम्टम्स that occur when a person is dependent on alcohol and suddenly stop or reduce alcohol कंजप्शन। देखो वही बात बोली है कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो क्या होता है दोस्तों, ये सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं। वैसे भी सिंड्रोम का जो है वो मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, सिंड्रोम बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो क्या दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये सेट ऑफ सिम्टम्स है, यानी कि बहुत सारी चीजों का जो है वो एक ग्रुप है, जो कि कब अकर होता है, कब सामने आता है, व्हेन ए पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल। यानी कि ये कब हमें देखने को मिलता है, जब एक पर्सन टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, अल्कोहल पर। ए पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है और सडनली जो है वो उसको स्टॉप करता है या उसको रिड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक पर्सन है रोज दारू पी रहा है, अब उसको लगा कि दारू हमें छोड़नी चाहिए, लेकिन वो छूट नहीं पाती है, ठीक है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, चक्कर आना, ये सब चीजें, उल्टी, देन इंसान पागल जैसा हो जाता है, ठीक है, इसको हम कहेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। एंड इट इज ए पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और ये जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। सडनली अगर आपने इसका कर दिया है तो उसके बाद जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है, आदमी की जान पे भी बनाती है, इतना होता है। तो पहले लगाओ मत लत ही लगानी है तो पढ़ने की लगाओ, सक्सेस होने की लगाओ, पैसे कमाने की लगाओ, ठीक है, अल्कोहल जैसी लत जो है वो क्यों ही लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज, ठीक है, यानी कि जो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो वही अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो अकर किसकी वजह से होता है, भाई हम क्या करते हैं कि लगातार अल्कोहल लेते हैं, इससे हमारे पास में जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है, सब उस चीजों को हो जाता है, सडनली हम जो है वो उसको करेंगे तो सारी चीजें जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। और खास तौर से जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है गाबा और एक होता है ग्लूटामेट, ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा जो है वो अल्ट्रेशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास में क्यों होता है, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो क्यों होता है। सबसे पहले क्रोनिक अल्कोहल यूज, जो पर्सन क्रोनिक अल्कोहल यूजेज कर रहा है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसको अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, एंड दैट डिपेंडेंट अफेक्ट द अल्कोहल, और अल्कोहल पे जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, जो अल्कोहल जिस तरीके से करवाती है वैसे जो है वो डिपेंड हो जाता है हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सडनली हम जो है वो सिजेशन करेंगे, सडनली सिजेशन यानी कि हम जो है वो रोकने का प्रयास करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो हमारे पास में इम्बैलेंस हो जाएगा किसका, यही पॉइंट है, और यही पॉइंट आज की क्लास का सबसे मेन चीज है, क्या हो जाएगा इसके अंदर, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस किस किस के बीच में, इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी, ठीक है, एक्साइटेटरी जो है वो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उन दोनों का जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब एक्साइटेटरी जो है वो कौन सा होता है हमारे पास में, एक्साइटेटरी होता है ग्लूटामेट, ठीक है, ये होता है हमारे पास में ग्लूटामेट,
ठीक है। और इनहिबिटरी होता है दोस्तों गाबा, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। तो ये जो हमारे पास में दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है, इन दोनों का जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी कि पहले तो हमने अल्कोहल कंजप्शन किया, तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, सारा नर्वस सिस्टम है, सारी चीजें जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई। उसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं हेल्प कर रहा, वो हमारे पास में दारू ही करवाती थी, राजा बन जाता था। बहुत सारे मीम्स भी आपने देखने को मिलते होंगे कि अलग अलग सेट आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग जो है वो स्टेप आती है। पहले जो है बोलता भाई तेरा सबसे यार है, ये वो चीजें, शेर बन जाता है, बड़ी बड़ी चीजों से लड़ लेता है, जब उतरती है तब पिद्दी बन जाता है, भीगी बिल्ली बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो अल्कोहल कंजप्शन करेगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, सारा नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। जब सडनली छोड़ना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो दो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके बीच में इंबैलेंस हो जाएगा। कौन कौन सा, एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका इंबैलेंस हो जाएगा। अब एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, ग्लूटामेट है, जो कि एक्साइटमेंट करवाता है। और इनहिबिटरी कौन सा है दोस्तों, गाबा है, गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो कि इनहिबिटरी है। ठीक है, तो डिक्रीज गाबा इनहिबिटरी एक्टिविटी हो जाएगा एंड इंक्रीज ग्लूटामेट एक्साइटरी एक्टिविटी जो है वो लीड हो जाएगी, जो कि सीएनएस हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है वो करवाती है। ठीक है, तो ये कोजेज हो गए हमारे पास में अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के। देन उसके बाद रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर होगा, अगर आपने बहुत ज्यादा कभी जो है वो दारू पी गई है तो उसकी वजह से, उसकी अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से डिलीरियम ट्रेमेंस देखने को हमें मिलेगा, पुअर न्यूट्रिशन हो जाएगा, क्योंकि दारू पीने के बाद आदमी खाता कम है पीता ज्यादा है, और लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो दारू पीने वाले कहते हैं कि किडनी के बजाय लीवर जो है वो दो देने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर उसको हम लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हैवी अल्कोहल यूजेज, अगर पास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो आपने हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत ज्यादा दारू पिया हुआ है, तो फिर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेगा। या प्रीवियस एपिसोड ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स या डिलीरियम ट्रेमेंस, पहले जो है वो कोई भी अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है या डिलीरियम ट्रेमेंस जो है वो देखने को मिलेगा। पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, स्पेशली थाइमिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से थाइमिन जो है वो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में जो है वो दी जाती है। ठीक, देन लीवर डिजीज, ऑफ कोर्स सारा का सारा जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, लीवर करता है। तो दारू पीने से लीवर डैमेज सबसे पहले होता है, ये आपको पता है। देन को एक्साइटिंग साइकेट्रिक और मेडिकल इलनेस, ठीक है, साइकेट्रिक और मेडिकल इलनेस दोनों जो है वो हमारे पास में डैमेज होती है, ये आपको पता ही है। दिमाग भी खराब होता है और सोच भी खराब होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जैक्ट चीजें अब शुरू हुई है। ठीक है, यानी कि जब हम अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हम करेंगे, यानी कि सडनली हमने जो है वो अल्कोहल छोड़ दिया है, देन उसके बाद में सिम्टम्स कब अराइज होंगे, कब तक अराइज होंगे, कौन कौन से जो है वो कंडीशन में होंगे, इन सबको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं सिम्टम्स यूजुअली बीइंग 6 to 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट ड्रिंक। यानी कि सिम्टम्स कब आएंगे दोस्तों, अब ये 6 से क्यों, 0 से क्यों नहीं दिया गया, 0 से इसलिए नहीं दिया गया है कि जो पीने वाला है वो कम से कम, ऐसा थोड़ी है कि पीने के बाद ही अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे, नहीं, पीने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, पहले दारू का नशा चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर उसके बाद जो है वो वापस से उसकी क्रेविंग होती है कि और ज्यादा दारू पीनी है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं दिया गया। 0 का मतलब होता है पीते पीते ही जो है वो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा, जी नहीं दोस्तों। यानी कि बेसिकली ये कब शुरू होता है, 6 घंटे से लेके 24 घंटे होता है आफ्टर लास्ट ड्रिंक, यानी कि लास्ट आपने कब अल्कोहल पिया था, तो कम से कम 6 घंटे से लेके 24 घंटे तक पहले अगर आपने पिया है तब ये शुरू होंगे, और एटलीस्ट 7 डेज डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, और 7 दिन तक जो है वो रहते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन डेली पी रहा है, ठीक है, डेली शाम के शाम जो है वो लेता है 1 घूंट, या जो भी जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो लेता है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है कि डेली वो जो है वो हमारे पास में डेली जो है वो ड्रिंक करता है। डेली ड्रिंक करने के साथ साथ क्या होता है कि जैसे ही मान लो उसका टाइमिंग हो गया, रोज शाम को लेता है, तो जैसे ही शाम हुई देन उसके बाद क्रेविंग चालू। ठीक है, तो 6 घंटे से लेके 24 घंटे तक, अगर कोई ज्यादा पीने वाला है तो उसको 6 घंटे बाद ही क्रेविंग हो जाएगी। कोई बिल्कुल पियकड़ी है, दिन में कम से कम 4-5 बार टल्ली रहता है, तो 6 घंटे बाद ही जो है उसको क्रेविंग चालू हो जाएगी। तो जो लास्ट ड्रिंक ली है उससे 6 से लेके 24 घंटे तक क्रेविंग चालू हो जाती है, और ये एटलीस्ट 7 डेज तक रहती है, और ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। सीवियरिटी पे कैसे, अगर जो ज्यादा अल्कोहल लेता है उसको ज्यादा क्रेविंग होगी, जल्दी पहले आ जाएगा, मतलब 6 घंटे
तक का वेट में ही उसको जो है वो क्रेविंग चालू हो जाएगी। अगर कोई कम लेता है तो वो 1 दिन निकाल देगा, 2 दिन निकाल देगा, लेकिन उसके बाद उससे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि 2 दिन छोड़ दिए उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ, फिर लेना ही पड़ता है। तो ये जो है वो सिम्टम्स हमारे पास में 3 कैटेगरी के अंदर, या 3 जो है वो हमारे पास में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर डिपेंड होते हैं। और ये डिपेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स इन द सेंस जो हमारे पास में क्रेविंग का टाइम था। तो सबसे पहले माइल्ड सिम्टम्स को हम ले लेते हैं। माइल्ड सिम्टम्स कब प्रोड्यूस होंगे? माइल्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे 6 से लेके 12 घंटे के बीच में, ठीक है, यानी कि 6 आवर से लेके 12 आवर के बीच में जो है वो हमारे पास में अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, शेकिंग, ठीक है, ट्रेमर्स थोड़े थोड़े जो है वो ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेट होगा वो बंदा, हेडेक चालू हो जाएगा, नोजिया चालू हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, स्वेटिंग चालू होगी एंड पैल्पिटेशन, ठीक है। पैल्पिटेशन क्या होता है दोस्तों? हार्ट बीट इतनी लाउडर हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो आसानी से सुनाई देती है, यानी कि हम इसको कहते हैं लाउडर हार्ट बीट, ठीक है, लाउडर हार्ट बीट हो जाती है। एक होता है पैल्पेशन। पैल्पेशन होता है हम टच करके किसी चीज को फील करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 मेथड है: ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन, परकशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में पैल्पेशन है वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन का। पैल्पिटेशन होता है कि हार्ट बीट इतनी हो जाती है कि हमें बिना स्टेथोस्कोप के भी जो है वो सुनाई देती है। तो माइल्ड सिम्टम्स कब प्रोड्यूस होंगे दोस्तों? माइल्ड सिम्टम्स 6 से 12 घंटे के बीच में। जैसे आपने अल्कोहल छोड़ा कि अब हम नहीं लेंगे, देन 6 से 12 घंटे के बीच में ये प्रोड्यूस होंगे, जिसमें हमें ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, इंसोम्निया होगा, स्वेटिंग होगी एंड पैल्पिटेशन होगा। क्लियर है? सेकंड आया था मॉडरेट सिम्टम्स। मॉडरेट सिम्टम्स कब अराइज होंगे दोस्तों? मॉडरेट सिम्टम्स अराइज होते हैं 12 से लेके 48 घंटे के बीच में, ठीक है। ये जो आगे आगे सीरियस होते जाएंगे, इसमें हमें हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। हेलुसिनेशन क्या होता है दोस्तों? हेलुसिनेशन होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटरी होता है, यानी कि जो हमारे पास में कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना भी जो है वो हमें जो है वो स्टिमुलेशन हो, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। एक होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन होता है फॉल्स परसेप्शन, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, वो आ गया हमारे पास में इल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है, फिर भी हमें चीजें सुनाई देती है, जैसे ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन में वो क्या कहेगा कि उसको अलग अलग आवाजें सुनाई देगी। वो कहेगा मंदिर में घंटियां बज रही है, देखो कहीं से शोर आ रहा, देखो कहीं से लड़ाई होने की आवाज आ रही है, जबकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। इल्यूजन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, जैसे झाड़ी को हमने जो है वो आदमी समझ लिया है, या रस्सी को जो है हमने सांप समझ लिया। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, हमने उसका गलत इंटरप्रिटेशन ले लिया। जबकि हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता ही नहीं है, हमने डायरेक्टली उसको देख लिया, ठीक है। ऐसे विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन ऐसे जैसे कि हमने कहते हैं कि देखो वो आदमी आ रहा है, जबकि वहां पे कोई आदमी नहीं होता है, ठीक है। इल्यूजन में कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होगी, उसको हम आदमी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे पर्दा हिल रहा है, उसको हम भूत समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन हेलुसिनेशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, डायरेक्ट हमें जो है वो फास्ट परसेप्शन होगा, ठीक है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। विजुअल लेता है टेक्टाइल। टेक्टाइल मतलब उसको लगता है देखो शरीर पे मेरे दाने दाने निकल गए, देखो मेरा हाथ कैसे टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो वो हो गया टेक्टाइल। तो ये हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, ये होते हैं मॉडरेट सिम्टम्स। देन उसके बाद सीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि एल्कोहल जब टोटली डिपेंडेंट हो जाता है, जब हम छोड़ते हैं, तो मॉडरेट सिम्टम्स में यानी कि 12 से लेके 48 घंटे के बीच में सीजर्स भी आते हैं। और यूजुअली कौन से सीजर्स होते हैं? टॉनिक क्लोनिक। ऑलरेडी मैंने जो है वो एपिलेप्सी बताया है, वहां पे मैंने टोटल सीजर्स के टाइप बताए हैं, टोनिक बताया है, क्लोनिक बताया है, टोनिक क्लोनिक बताया है, वो सारी चीजें। तो टोनिक क्लोनिक के बीच में मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। टोनिक मतलब टोनिसिटी, क्लोनिक मतलब स्पाज्म, यानी कि ऐसे बिल्कुल जकड़न भी हो जाते हैं, जकड़न भी होगी और मसल्स की टोन भी जो है वो इंक्रीज होते हैं, इसको हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में, इसके अंदर टोनिक क्लोनिक सीजर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो सीजर्स देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद इंक्रीज बीपी एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट भी इंक्रीज मिलेगी और बीपी भी जो है वो इंक्रीज मिलेगा। ये हमें बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलता है? मॉडरेट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये 12 से लेके 48 घंटे तक मिलते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड सीवियर सिम्टम्स। वो होते हैं हमारे पास में 48 से 72 घंटे के बीच में, ठीक है। मॉडरेट सीवियर सिम्टम्स ये बेसिकली 48 से 72 घंटे के बीच में मिलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड डिलीरियम
ट्रीमेंस, ठीक है। डीटीएस बार बार हमें जिक्र देखने को मिलेगा, तो डिलीरियम ट्रीमेंस जो है वो हमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ये सारे हम डिलीरियम ट्रीमेंस के ही सारे एग्जाम्पल, कंफ्यूजन होगा एंड डिसओरिएंटेशन होगा, ये अलग अलग नहीं है, ये इसी के पार्ट है। ये जो डिलीरियम ट्रीमेंस है इसी के पार्ट है। डिलीरियम ट्रीमेंस में 1 2 3 ये सारे इसी के पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये जो है हमारे पास में, इसको हम ले लेते हैं। डिलीरियम ट्रीमेंस हमें देखने को मिलता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है डीटीएस क्या होता है, डिलीरियम ट्रीमेंस होता है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा एंड डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, एंड एजिटेशन, एजिटेशन होता है वो देखने को मिलेगा। हाई फीवर, बिना इन्फेक्शन के देखो हाई फीवर देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। एंड प्रोफाउंड ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि हार्ट रेट भी इंक्रीज मिलेगी, बीपी भी इंक्रीज मिलेगा, और रेस्पिरेटरी रेट भी जो है वो इंक्रीज मिलेगी, और डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलेगा, और रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रही है, बीपी भी इंक्रीज हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो डीटीएस है, डीटीएस दैट इज कॉल्ड डिलीरियम ट्रीमेंस है, वो हमारे पास में एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि मोर्टेलिटी रिस्क को इंक्रीज करती है अगर आपने ठीक नहीं किया गया। तो थर्ड स्टेज है वो बहुत ज्यादा सीरियस होती है। डिलीरियम ट्रीमेंस हमें देखने को मिलता है जिसमें ये सारी चीजें होगी, कंफ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, एजिटेशन होगा, हाई फीवर होगा, हेलुसिनेशन होगा, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी इंक्रीज होगा, डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलेगा, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है, ये हमें देखेगा। और ये जो डिलीरियम ट्रीमेंस है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसको ट्रीट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज जो है वो क्लाइंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो सारे सिम्टम्स को मैंने 3 कैटेगरी में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कर लिए। माइल्ड 6 से 12 घंटे के बीच में होता है, मॉडरेट 12 से 48 घंटे के बीच में होता है, ठीक है, और देन उसके बाद 48 से 72 घंटे के बीच में जो है वो हमारे पास में सीवियर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर होगी। तीनों सिम्टम्स मैंने देखने को मिला, और ये बड़ी जो है वो डेंजर चीज है। एग्जाम में हर सिम्टम्स में या हर कंडीशन में जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, अब ले लेते हैं उसके बाद स्टेजेज ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। स्टेजेज वही है जो ऑलरेडी हमने पढ़ी थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो इसकी 3 स्टेज है। स्टेज आसान है, बहुत आसान है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। टाइम वही रहेगा। स्टेज फर्स्ट माइल्ड वाला 6 से 12 घंटे, मॉडरेट वाला 12 से 48 घंटे, एंड सीवियर वाला स्टेज थर्ड में आएगा 48 से 72 घंटे। ठीक है, तो माइल्ड में हमने ऑलरेडी कहा था कि माइल्ड ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, इंसोमिनिया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में स्टेज सेकंड के अंदर हमें सीजर्स देखने को मिलेंगे, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, और सीजर्स में भी कौन से दोस्तों, टोनिक, क्लोनिक सीजर्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन से टाइप के सीजर्स देखने को मिलेंगे, टोनिक, क्लोनिक सीजर्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट आ गया हमारे पास में स्टेज थर्ड, जिसमें डिलीरियम ट्रीमेंस हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, रेस्पिरेटरी इंक्रीज, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स हमें देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, पैल्पिटेशन हमें देखने को मिलेगा। टोटल जो है वो मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो तीनों स्टेज को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, स्टेज सेकेंड, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। टाइमिंग कब से कब होती है, एग्जाम में पूछा था स्टेज फर्स्ट कब से कब तक होती है, तो स्टेज फर्स्ट जो है वो 6 से 12 घंटे के बीच में होती है। स्टेज सेकंड कब होती है, 12 से 48 घंटे के बीच में होती है। और थर्ड आता है हमारे पास में स्टेज फोर्थ, स्टेज थर्ड वो होती है हमारे पास में 48 से 72 घंटे में। सीवियर, इसको माइल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको मॉडरेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसको सीवियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिलीरियम ट्रीमेंस देखने को मिलेगा, डीटीएस शॉर्ट फॉर्म आगे। ठीक है, सारों को हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो, ये माइल्ड जिसमें हमारे पास में ये सारी चीजें थी, देन उसके बाद ये मॉडरेट जिसके हमारे पास में हेलुसिनेशन, सीजर्स और इंक्रीज हार्ट रेट, बीपी था, और ये था हमारे पास में सीवियर जिसमें हमें डिलीरियम ट्रीमेंस देखने को मिला था, जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। कैसे आप जो है वो विड्रॉल, एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम को जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो दोस्तों इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है। पर्टिकुलर टेस्ट इन द सेंस, जैसे हम कहते हैं कि इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं,
ठीक है। पर्टिकुलर टेस्ट आपने देखा होगा कि जैसे टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, ऐसे HIV के लिए जो हो वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे करते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया के लिए हम सिक टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद सिक टेस्ट जो है वो हम सिक टेस्ट करते हैं। डिक टेस्ट जो है वो हम जो है वो स्कारलेट फीवर के लिए हम करते हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट नहीं होता है कि इसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है या सिंड्रोम है। जी नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। हाँ, डायग्नोसिस जो है वो किसके बेस पे किया जाता है? क्लिनिकल बेस पे। और ऑलरेडी हमने क्लिनिकल बेस जो है वो पढ़ लिया है। इसमें हम क्या क्या चीजें कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज, ठीक है, यानी कि कब से वो अल्कोहल यूज कर रहा है, कितनी यूज कर रहा है, किस तरीके का कर रहा है, हाई क्वालिटी का कर रहा है, लो क्वालिटी का कर रहा है, पूरी हिस्ट्री हम जो है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ही जो है वो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री करते हैं, कितने अमाउंट में करते हैं, कितने टाइम पे किया जाता है, कब कब करते थे, वो सब चीजें। नेक्स्ट आता है टाइमलाइन ऑफ लास्ट ड्रिंक, ठीक है, उसको पूछते हैं लास्ट ड्रिंक आपने कब लिया। फिर उसी हिसाब से हम स्टेज फाइंड आउट करेंगे कि स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है या स्टेज थर्ड है। वो कहेगा कि मेरे को तो 12 घंटे में, तो पहली स्टेज में आएगा। वो कहेगा कि मेरे को तो जो है वो 36 घंटे हो गए, तो हमारे पास में सेकेंड स्टेज में आएगा। वो कहेगा कि मेरे को तो 4 दिन हो गए हैं, तो वो हमारे पास में स्टेज थर्ड में चला जाएगा। फिर उसके बाद में हम सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीनों कंडीशन, तीनों स्टेज के हम सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करके उसको बताएंगे, पता लगाएंगे कि इसको अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, वो हम उसके क्लिनिकल फीचर्स पे ही हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, उसी के ऊपर फाइनलाइज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट टूल, कि कैसे किस तरीके से हम जो है वो असेसमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में CIWAAR जो है वो एक असेसमेंट टूल है, जिसके द्वारा हम जो है वो इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ये एक चेकलिस्ट टाइप से जो है वो हमारे पास में टूल आता है। इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। CIWAAR इसकी होती है क्लिनिकल इंस्टीट्यूट विड्रॉल असेसमेंट ऑफ अल्कोहल स्कोर रिवाइज्ड, ठीक है, अल्कोहल स्केल रिवाइज्ड। यानी कि ये आ गया हमारे पास में C फॉर क्लिनिकल, I फॉर इंस्टीट्यूट, W फॉर विड्रॉल, A फॉर असेसमेंट ऑफ A फॉर अल्कोहल स्केल, ठीक है, L फॉर अल्कोहल स्केल एंड रिवाइज फॉर R, यानी कि ये AR हो गया अल्कोहल स्केल रिवाइज्ड, ठीक है। तो क्लिनिकल इंस्टीट्यूट विड्रॉल असेसमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये पूरा एक चेकलिस्ट टाइप से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में टोटल जो है वो मान स्कोर काउंट करते हैं। टोटल स्कोर जो है वो हमारे पास में टोटल आता है हमारे पास में 9, ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो हमारे पास में 9 स्केल आता है, ठीक है। और इसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए हमारे पास में टोटल जो है वो हमारे पास में 0 से लेके, इसमें टोटल 0 से लेके 7 तक आता है और एक 0 से लेके 4 तक आता है, ठीक है। तो टोटल हम ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो जो है वो हमारे पास में किस में आते हैं, 7 तक स्केल आते हैं। तो 9 to 7 ये तो पॉइंट हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 63। और एक ओरिएंटेशन का आता है जिसमें हमारे पास में 4 पॉइंट आते हैं। टोटल जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 67 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। अभी पूरा डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास में क्लिनिकल इंस्टीट्यूट विड्रॉल असेसमेंट है, ये अल्कोहल स्कोर रिवाइज के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज फॉर क्वांटिफाई एंड सीवियरिटी ऑफ विड्रॉल, ठीक है। यानी कि इसमें हम जो है वो इसकी क्वांटिफाई ऑफ सीवियरिटी ऑफ विड्रॉल को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें स्कोर अगर 20 से जो है वो हमारे पास में ज्यादा आ गया, मतलब इंडिकेटेड सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स है एंड नीड फॉर एग्रेसिव ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास में स्कोर जो है वो हमारे पास में, ठीक है, स्कोर जो है वो हमारे पास में 20 से ज्यादा आता है, ठीक है, 20 से अधिक आता है स्कोर, तो हम इंडिकेट करता है कि सीवियर विड्रॉल सिंड्रोम है और हमें जो है वो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें स्कोर हम कैसे काउंट करते हैं, इसमें टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। टोटल जो है वो हम कहते हैं टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, टोटल 10 पॉइंट्स होंगे। टोटल 10 पॉइंट्स में 1 से लेके जो 9 पॉइंट होते हैं उसके अंदर हर के अंदर 0 से लेके 7 पॉइंट हम दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 9 तक होता है, उसमें हम टोटल 0 से लेके 7 पॉइंट देते हैं। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए दोस्तों, टोटल मार्क हो गए हमारे पास में, ये हो गया 63। और उसके बाद में जो 10 वाला है,
ठीक है, उसमें 0 से लेके 4 पॉइंट तक हम देते हैं, यानी कि 0.4 उसमें आ गए, तो ये हो गया हमारे पास में टोटल 67 पॉइंट हम देते हैं। अब देखो इसको देखेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये देखो सारी चीज हम क्लियर कर देते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में है क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड CIWAR स्केल है, जो कि क्लिनिकल इंस्टीट्यूट विड्रोल असेसमेंट फॉर एल्कोहल रिवाइज्ड, ठीक है, या एल्कोहल विड्रोल को छोड़ो, एल्कोहल रिवाइज्ड जो है वो हमारे पास में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने लिया सिम्टम्स नोजिया एंड वोमिटिंग। अब नोजिया एंड वोमिटिंग कितनी है, बिल्कुल नहीं है तो 0 पॉइंट देंगे। उसके बाद कितनी वोमिटिंग है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी ज्यादा है, इस हिसाब से हम पॉइंट देंगे, और वो पॉइंट हम 0 से लेके 7 तक देंगे, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हमने कहा दिया 0 से लेके 7 तक दे दिया, क्लियर। देन उसके बाद हम ट्रिमर्स चेक करेंगे। ट्रिमर्स में भी हमारे पास में अगर बिल्कुल ट्रिमर्स नहीं है तो हम 0 पॉइंट देंगे, और अगर बहुत ज्यादा ट्रिमर्स है तो हम 7 पॉइंट देंगे, तो वही आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 0 से लेके 7 तक। देन उसके बाद प्रोक्सिमल स्वेट्स, स्वेटिंग किस तरीके से, अगर बिल्कुल भी स्वेट नहीं है तो 0 पॉइंट देंगे, और अगर बहुत ज्यादा स्वेट है तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते 7 तक लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो वही 0 से लेके 7। देन उसके बाद आ जाता है एंजाइटी। अगर बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं है तो हम 0 पॉइंट देंगे, देन थोड़ी थोड़ी एंजाइटी बहुत ज्यादा आ जाएगी तो फिर हम 7 तक उसको बढ़ाएंगे, तो 0 से लेके 7 यह भी आ गया। नेक्स्ट आ गया एजिटेशन, प्रेजेंट है या नहीं है। अगर बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है, कोई एजिटेशन नहीं है तो 0 पॉइंट देंगे, और अगर बहुत ज्यादा एजिटेशन प्रेजेंट है तो हम इसको जो है वो 7 पॉइंट तक हम देंगे, तो वही हमारे पास में लेके आ गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड 0 से लेके 7 पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल डिस्टर्बेंस, ठीक है, टेक्टाइल डिस्टर्बेंस मतलब उसको इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर बिल्कुल टेक्टाइल नहीं है तो हम 0 देंगे, और अगर उसको कंटिन्यूस हेलुसिनेशन है, उसको कहता है कि मेरे हाथ में देखो, शरीर में ये हो गया, मेरा शरीर जल गया, इस तरीके से करता है, तो फिर हम उसको 7 पॉइंट देंगे, तो ये 0 से लेके 7 पॉइंट देंगे। देन उसके बाद ऑडिटरी डिस्टर्बेंस है, अगर बिल्कुल नहीं है तो 0 पॉइंट देंगे, और अगर आगे आगे बढ़ता रहा कंटिन्यूस हेलुसिनेशन है, हम 7 पॉइंट तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी 0 से लेके 7 पॉइंट। ऐसे हमारे पास में आगे आ जाएगा विजुअल डिस्टर्बेंस है, हेडेक है, तो अगर विजुअल डिस्टर्बेंस 0 है तो मतलब बिल्कुल हेडेक वो नहीं है तो भी हम 0 पॉइंट देंगे, और अगर आगे आगे बढ़ेगा तो हम 7 पॉइंट तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में हर एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट तक हमारे पास में 7 पॉइंट देंगे। आई थिंक अब दिख रहा होगा। और जो हमारे पास में लास्ट है दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एंड सेंसोरियम, उसमें हमारे पास में अगर बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं है तो 0 पॉइंट देंगे, अगर ओरिएंटेशन है तो हम 4 पॉइंट देंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन स्केल में हम कितना देते हैं, तो ओरिएंटेशन हम 0 से लेके 4 देंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास में जो है वो कितने आ जाते हैं दोस्तों, तो टोटल हमारे पास में जो है वो 67 पॉइंट होते हैं, ठीक है। मिनिमम पॉइंट कितना हो गया, यहां पे ध्यान रखना, अगर हम मिनिमम पॉइंट की बात करें तो मिनिमम पॉइंट हमारे पास में 0 है, और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो हमारे पास में कितना है दोस्तों, 67 है, ठीक है। 1 से लेके 9 तक जो है वो हमारे पास में 0 से लेके 7 तक है, लेकिन जो लास्ट में ओरिएंटेशन है या क्लाउडिंग ऑफ सेंसोरियम है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, वहां पे 0 से लेके हम 4 पॉइंट देंगे, टोटल 63 पॉइंट्स देंगे इस स्केल के द्वारा। अब इसमें हमारे पास में ये बताया गया है, अगर स्कोर हमारे पास में, ठीक है, अगर स्कोर हमारे पास में 20 से ज्यादा आता है तो हमें उसको ट्रीटमेंट देने की जरूरत, अगर 20 से कम है तो घर पे भी रह के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कोर हमारे पास में, ये जो स्कोर है, जो हमारे पास में स्कोर निकल के आया, अगर ये 20 से कम है तो हम घर पे आराम से उसको समझा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में स्कोर 20 से ज्यादा है तो हमें उसको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ट्रीमर्स हो सकते हैं, कभी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है। यहां तक चीज समझ में आ गई, पूरा जो है मैंने आपको असेसमेंट चीजें जो है वो बता दी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में सबसे पहले करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हमारे पास में स्कोर जो है वो 20 से ज्यादा है तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, अगर 20 से कम है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, घर पे भी रह के ठीक है किया जा सकता है। तो इंडिकेटेड टू मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, डिलेरियम एंड अनस्टेबल वाइटल्स, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसके सिम्टम्स जो है वो मॉडरेट से सीवियर है या नहीं है, सीजर डिसऑर्डर पहले आए हैं या नहीं आए हैं, डिलेरियम टेंट्रम है या नहीं है,
वाइटल्स जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल वाइटल्स है, डिलेरियम था, सीजर्स था, तो हम उसको हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो करेंगे। स्कोर के रूप में देखेंगे तो अगर 20 से ज्यादा स्कोर है तो हम हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ड्रग्स किस तरीके से देंगे। तो सबसे पहले ड्रग्स में आ गया, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम बेंजोडाइजिपिन्स देंगे। ठीक है, बेंजोडाइजिपिन्स में हमारे पास में जैसे लोराजिपाम है, डाइजिपाम है, क्लोरडाइजिपोक्साइड है, ये सब चीजें हम जो है देंगे। ये बेसिकली सेडेटिव के रूप में आती है, आदमी जो है वो सो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में क्लोरोडाइजिपोक्साइड है, डाइजिपाम है, लोराजिपाम है, ये सारे के सारे बेंजोडाइजिपाम है। सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, प्रिवेंट सीजर्स एंड डिलीरियम ट्रेमेंस। जो सीजर्स हैं और जो डिलीरियम है उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन तो वही है। ठीक है, तो उनको जो है वो कंट्रोल कर देता है। और देन उसके बाद जो है वो हम देने के बाद में, पहले हमने डाइजिपांस दी थी, देन उसके बाद 3 दिन के बाद, 3 दिन से लेके 7 दिन तक जो हम उसको टेपर्ड करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बेंजोडाइजिपांस है, ये कभी भी ऐसी ड्रग्स है, इनको सडनली स्टॉप नहीं कर सकते। आपने दे दी ठीक है, लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज करना है। ठीक है, तो इस ये टेपर्ड हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड 3 to 7 डेज के अंदर जो हम टेपर करते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, सीजर्स और जो डिलेरियम कंडीशन है या डिलेरियम ट्रेमेंसा जो कि सीवियर कंडीशन थी, उसको जो है वो प्रिवेंट करता है। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिव केयर में हम क्या करेंगे, बेंजोडाइजिपेंस देते हैं। सपोर्टिव केयर में हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्यों देंगे दोस्तों, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जो मॉडरेट सिम्टम्स थे उसमें डिहाइड्रेशन हमने देखा था। तो डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलता है, तो डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आईवी फ्लूइड देते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, ठीक है, स्पेशली मैग्नीशियम एंड पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा डीरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करेक्शन किया जाता है। एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हमने वहां पे भी देखा था कि न्यूट्रिशनल जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ऐसे में आदमी इंसान जो है वो खाता कम है, पीता ज्यादा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। तो बेंजोडाइजिपेंस तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ में सपोर्टिव केयर के रूप में हम आईवी फ्लूइड देंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन हम करेंगे, एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो हम देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थायमीन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। थायमीन देते हैं, विटामिन B1 देते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो विटामिन B1 दिया जाता है। क्या नाम है, थायमीन दिया जाता है। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पास में जो व्रिंकल एन्सेफेलोपैथी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, व्रिंकल एन्सेफेलोपैथी क्या होती है दोस्तों, व्रिंकल एन्सेफेलोपैथी जो है वो हमारे पास में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। एन्सेफेलोपैथी तो आपको समझ में आ ही गया। एन्सेफेलो का मतलब होता है ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स। ठीक है, पैथी का मतलब हो गया दोस्तों डिजीज, पैथी का मतलब हो गया डिजीज। ठीक है, तो ब्रेन सेल जो है वो डैमेज होने लग जाएगी, उसको हम कहते हैं एन्सेफेलोपैथी। अब वो एन्सेफेलोपैथी जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, लीवर की वजह से होती है, उसको लीवर एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। नॉर्मल होती है, उसको नॉर्मल एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। व्रिंकल एन्सेफेलोपैथी किसके बोलेंगे, ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू विटामिन B1 डेफिशिएंसी, B1 डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारे पास में ब्रेन सेल जो है वो डैमेज होती है, उसको हम बोलते हैं व्रिंकल एन्सेफेलोपैथी। ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारे पास में अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स का आता है तो उसमें हम विटामिन B1 देते हैं, और मस्ट बी गिवन बिफोर ग्लूकोज। और ध्यान रखना, B1 देने से पहले जो है वो ग्लूकोज या ग्लूकोज के साथ जो है वो दिया जाता है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। क्या नाम है, थायमीन नाम है। ठीक है, इसकी वजह से कौन सी चीज होती है, तो दोस्तों व्रिंकल्स एन्सेफेलोपैथी होती है। एन्सेफेलोपैथी 3 तरीके की मैंने बता दी। नॉर्मल, अगर हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए उसको हम बोल देंगे एन्सेफेलोपैथी। लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से अगर एमोनिया बढ़ गया है, ठीक है, लीवर सिरोसिस में देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, और अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज हो गई, एन्सेफेलोपैथी हो गई, उसको बोलते हैं व्रिंकल एन्सेफेलोपैथी। क्लियर है, और इसको देने से पहले जो है वो ग्लूकोज जो है वो दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ऑफकोर्स एंटीसाइकोटिक ड्रग दी जाती है, जिसमें हमारे पास में सबसे ऊपर आती है हैलपेरिडोल। ठीक है, हैलपेरिडोल जो है वो हमारे पास में, अगर मान लो किसी को सीवियर एजिटेशन है या हेलुसिनेशन है, तो उसमें हम सावधानी के तौर पे जो है वो हैलपेरिडोल देते हैं। और हैलपेरिडोल जो है वो हमेशा सावधानी के साथ देने चाहिए। ठीक है,
विथ क्वेश्चन। हेल्पेरिडोल देते हैं हेलुसिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एजिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ठीक है, अगर आपने अल्कोहल विड्रोल जो है वो सिंड्रोम आ गया, अल्कोहल विड्रोल सिम्टोम में अगर आपने ट्रीट सही तरीके से नहीं किया गया, मेडिकेशन नहीं दी गई, बेंजोडाइजिपाम नहीं दिया गया, या सपोर्टिव केयर नहीं दिया गया, या विटामिन नहीं दिया गया, तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सीजर्स। क्योंकि आपको पता ही है कि अल्कोहल विड्रोल सिम्टम्स जो होते हैं या अल्कोहल विड्रोल सिंड्रोम जो होता है, AWS होता है, उसके अंदर सीजर्स हमें देखने को मिलते हैं। खासतौर से जो मॉडरेट स्टेज है और जो सीवियर स्टेज है उसमें हमें सीजर्स देखने को मिलेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है बेंजोडाइजिपाम्स देते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं करोगे तो सीजर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, डिलीरियम ट्रेमेंस। सीवियर स्टेज के अंदर डिलीरियम ट्रेमेंस था, जिसमें एजिटेशन था, इंक्रीज बीपी था, हार्ट रेट था, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स था, सीजर्स था, ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट, एस्पिरेशन निमोनिया हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोस्तों इंसान को जब सीजर्स आते हैं तो एस्पिरेशन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है व्रिंकोन केरकॉफ सिंड्रोम देखने को मिलेगा, वही हमारे पास में व्रिंकन एंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा। अरेदिमिया, अरेदिमिया क्या होता है? इरेगुलर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो जो हमारे पास में इरेगुलर जो है वो हार्ट बीट जो है वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं होती है। ये चीज हमने थोड़ी देर पहले भी जो है वो डिस्कस किया है। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है, अगर हमने डीटीएस बोले तो डिलीरियम ट्रेमेंस को ठीक नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो क्लाइंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थे जो हमें AWS में देखने को मिलेंगे, अल्कोहल विड्रोल सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। कैसे जो है वो बचाया जा सकता है? तो ऑफ कोर्स बचने का एक ही तरीका है कि अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, काउंसलिंग करेंगे जितना जल्दी हो सके, देन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो ट्रीटमेंट देंगे। वो सब चीजों से हम जो है वो बचा जा सकता है। तो पहली चीज, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट। जितना जल्दी हो सके रिकॉग्नाइज करना है कौन सी स्टेज में है, उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। देन ग्रेजुअल टैपरिंग ऑफ क्रोनिक यूजर्स अंडर सुपरविजन। ठीक है, सडनली तरीके से जो है वो हम अल्कोहल को, ये ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, ये बेंजोडाइजिपाम की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है कि जो अल्कोहल यूजर्स है उसको हम सडनली जो है वो टेपर करेंगे। पहले अगर 4 गिलास पीता था तो उसको हम 3 पे लेके आएंगे, 3 पीता था तो 2 पे लेके आएंगे, 2 पीता था तो 2 1 पे लेके आएंगे। ठीक है, देन इन पेशेंट डिटॉक्स प्रोग्राम। ठीक है, अगर पेशेंट एडमिट है तो डिटॉक्स प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जो कि बताते हैं किस तरीके से हमें अल्कोहल जो है वो छोड़ना है। एजुकेट एंड काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन देंगे, काउंसलिंग करेंगे एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट देंगे। जैसे कि जो AA मीटिंग होती है, AA मतलब हमारे पास में रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, या अल्कोहल विड्रोल जो है वो मीटिंग्स होती है, अल्कोहल एजप्शन जो मीटिंग होती है उनमें जो है वो देते हैं, पर्टिकुलर उनमें जो है वो ज्वाइन करवाया जाता है। उसमें वो सारी चीज बताते हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो अपनी लाइफ को चेंज किया है, आपको इसी में रहना है, क्योंकि क्रेविंग बाद में भी जो है वो बहुत होती है, ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं कि जो भी चीजें हो रही है उसका हम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, हार्ट बीट का ध्यान रखेंगे, कोई भी इंजरी ना हो जाए सीजर्स के दौरान। देन उसके ड्रिल में ट्रेमेंस जो है वो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हाइड्रेशन इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे। देन जो भी ड्रग्स दी गई है उसको जो है वो टैपरिंग करेंगे, टाइम टू टाइम लेंगे, ये सारी चीजें आएगी। तो ले लेते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी इंक्रीज होती है, ठीक है ना, बीपी इंक्रीज होता है, तो वाइटल साइन जो है वो फ्रीक्वेंटली लेंगे। हर आधे घंटे के बाद जो है वो हम, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जो हम वाइटल्स चेक करेंगे। देन यूज CIWA-AR रेगुलरली, यानी कि जो हमारे पास में अल्कोहल विड्रोल्स की जो चेकलिस्ट थी उसको हम चेक करेंगे। देन एंश्योर सेफ एनवायरमेंट। सेफ एनवायरमेंट है कौन सा दोस्तों? सेफ एनवायरमेंट का मतलब होता है कि मान लो पेशेंट को सडनली अगर सीजर आ जाए तो उसके पास में ऐसी कोई चीजें ना रहे जिसकी वजह से उसको चोट लग जाए। मान लो आसपास में टेबल वगैरह है, उस टाइम पे सीजर आ गए, वो पेशेंट गिर सकता है। तो सेफ एनवायरमेंट का मतलब होता है कि बेड की जो है वो साइड रेल ऊपर होनी चाहिए, आसपास ऐसी कोई चीजें जो है वो नहीं रहनी चाहिए जिससे उसको चोट लग सके, और ऐसी कोई चीज नहीं हो जिससे उसको हेलुसिनेशन भी हो सके। ठीक है, पर्दे बार बार हिल रहे हैं तो उसको हेलुसिनेशन ज्यादा होगा। तो प्रिवेंट फॉल और इंजरी ड्यूरिंग सीजर्स और हेलुसिनेशन। नेक्स्ट होता है रीओरिएंट पेशेंट फ्रीक्वेंटली इन DTS। ठीक है, यानी कि डिलीरियम ट्रेमेंस होता है, उसमें हम जो है वो बार बार उसको ओरिएंट करेंगे, बार बार देखेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड
काम कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि जब वो हेजिटेशन आ जाता है तो उसको रीएश्योरेंस करेंगे और एंड कम्युनिकेशन बिल्कुल काम रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, बिल्कुल स्मूथली जो है वो हमारे पास में कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड हाइड्रेशन। इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इस कंडीशन में जो है वो हमारे पास में डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने का हम आईवी फ्लूइड देते हैं। तो कितना हाइड्रेशन मेंटेन हुआ, कितना हमने फ्लूइड दिया, कितना आउटपुट हुआ, वो सारी चीजें मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब। जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है वो देंगे। क्यों? क्योंकि ये बेंजोडाइजिपाम्स है, विटामिन B1 है, या फिर जो हमारे पास में सपोर्टिव है, ये सारी चीजें कैलकुलेट तरीके से जो है वो दी जाती है। जैसे जैसे फिजिशियन ने एडवाइस किए वैसे हम देंगे। नेक्स्ट, एजुकेट अबाउट एल्कोहल सिजेशन एंड सपोर्टिव प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि उसको एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से आपको अल्कोहल को छोड़ना है। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर उसको अटेंड करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, थेरेपी देंगे कि आप किस तरीके से जो है वो इसको छोड़ सकते हो। क्लियर है? लास्ट आ जाता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इन द सेंस कि देखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना ही प्रोग्रेसिस है। सिंपल। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में हमारे पास में सीधी चीज आती है, जितना जल्दी हम फाइंड आउट कर लेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे माइल्ड के अंदर हमने किया तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, मॉडरेट के अंदर किया तो उसके बाद कम प्रोग्नोसिस है, और अगर हमने सीवियर के अंदर किया, या जैसे मान लो उसको जो है वो डिलीरियम ट्रेमेंस के अंदर चला गया है, तो फिर ट्रीट करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसी कंडीशन है वैसे हमारे पास में इसका प्रोग्नोसिस रहेगा। कोई फिक्स नहीं है कि प्रोग्नोसिस इतना % फिक्स है, जी नहीं दोस्तों। जैसी कंडीशन है वैसे प्रोग्नोसिस है। जितनी माइल्ड कंडीशन होगी उतना ही अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, जितना सीवियर कंडीशन होगा प्रोग्नोसिस उतना ही बैड होगा। तो सबसे पहले माइल्ड, मॉडरेट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, इसमें गुड प्रोग्नोसिस विद ट्रीटमेंट। अगर कोई क्लाइंट माइल्ड में है या मॉडरेट अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, और जल्दी से जो है वो हमारे पास में जो है उसका प्रोग्नोसिस हो जाएगा, जल्दी ट्रीट हो जाएगा। अगर सीवियर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है, या जिसको हम बोलते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस है, तो हाई मोर्टिलिटी है, 15% तक मोर्टिलिटी है इफ अनट्रीटेड। अगर ठीक नहीं किया गया तो 15% मोर्टिलिटी है। 15% दोस्तों कम नहीं होती है, 100 में से 15 लोग एक्सपायर कर जाए, बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो 15% मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एंड लॉन्ग टाइम एब्सटेंसी इंप्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। लंबे समय तक अगर आप अल्कोहल नहीं लोगे तो क्वालिटी लाइफ इंप्रूव, वो सारी चीजें होगी। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ऑफ कोर्स ये टॉपिक थोड़ा सा जो है वो हटके था, लेकिन दोस्तों एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी क्लासेज अटेंड करने के बाद में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, या कल को आपको ये देखने को मिले कि ये टॉपिक तो हमारा हुआ ही नहीं है। तो टॉपिक बिल्कुल अटपटा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उन सबको हमने यहाँ पे लिया है, उन सबको हमने फिनिश किया है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैं चाहता तो आपको इजी टॉपिक लेके अपने नंबर बढ़ा सकता था, ठीक है ना। इजी टॉपिक लेता, अच्छे से एक्सप्लेन करता, आपको अच्छा लगता, आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते। लेकिन इजी टॉपिक लेने से मेरा जो है वो यही है कि बस आपका जो है वो सिलेक्शन हो। तो इसके लिए मुझे हार्ड टॉपिक लेना पड़े या कैसा भी टॉपिक लेना पड़े, मैं लूंगा और उसको जो है वो फिनिश करवाऊंगा। कहते हैं ना कि गुरु जब चोट मारता है तो वो चोट जरूर मारता है, लेकिन अंदर से हाथ को भी जो है वो सहार देता है, ठीक है ना। गुरु रग रग काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, ऐसा डायलॉग है। तो उसमें टॉपिक चाहे कैसा भी हो, इजी हो हार्ड हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको जरूर लेंगे। तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक भी हमने लिया, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। क्लास के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच। खम्मा गणी, राम राम सा।